रंजन दास घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भाग दौड़ में बीत गई। अब सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका आई। अरे आप अभी तैयार नहीं हुए? अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? ओहो, आप तो सब भूल जाते हो। याद है, आज हमें वृद्धा आश्रम जाना था बात करने। तुम भी फिर वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्धा आश्रम जाना है। राधिका थोड़ा गंभीर होते हुए बोली। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ जब से आप रिटायर हुए हैं, घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकाले, उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर लें। लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देख कर आते हैं। रंजन दास अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धा आश्रम पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ ही रंजन दास अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धा आश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। रंजन दास का मन नहीं था वृद्धा आश्रम जाने का, लेकिन राधिक अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उसे अपना फैसला सुना दें। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। बेटा, हमने फैसला किया है कि हम वृद्धा आश्रम जाकर रहें। तुम भी फ्रीडम से रह सकोगे, हम भी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे होते आप वृद्धा आश्रम में रहें। बेटा, मुझे पता है, लेकिन ये फैसला तेरी माँ का है। हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था इन पर। इसकी वजह कुछ नहीं, बस सब फ्रीडम से रहें, यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई। अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले लिया है, तो इन्हें जाने दीजिए। जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका और रंजन दास दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजन दास सोचने लगे, शायद राधिक ठीक कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना चाहिए। जो बात मैं समझ नहीं पाया, वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धा आश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और कमल रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हाल चाल पूछता था। बस पूरा दिन ही बेटे के फोन के इंतजार में बीत जाता था। उसका फोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद सो जाते थे। एक दिन कमल ने फोन किया। मम्मी, वो मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था कि मकान के ऊपर लोन ले लूं, धीरे धीरे चुका दूंगा। आप मुझे बैंक के लॉकर से मकान के कागज निकाल कर दे दीजिए। उसका फोन सुनकर राधिका ने रंजन को बताया तो वे किलस पड़े। यही होना था, इसीलिए कह रहा था घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा, देख लेना तुम। छोड़ो ना, किस मोह माया में फंसे हो। वैसे भी हमारे बाद सब उसी का होने वाला है और हमारे गुजर बसर के लिए पेंशन तो आ ही रही है। अगले दिन कमल अपनी माँ राधिका के साथ जाकर बैंक के लॉकर से मकान के कागज ले लेता है। चलते समय राधिका कहती है, बेटा, ये जेवर भी बहू को दे देना। बेकार ही लॉकर का किराया देना पड़ता है। अब तुम सब संभालो, ये लॉकर वापस कर दो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जेवर बहू को दे दिए और लॉकर खाली कर दिया। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, हमें सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वह कह रही थी, जब तक पिता हैं, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। कम से कम इनसे वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं आपकी और अपनी इज्जत की खातिर ही वहाँ से चली आई। आप मेरे सब कुछ हो, आपको मेरी औलाद बेइज्जत करे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मकान, जेवर, सबसे मेरा मन हट गया। जो वे दोनों चाहते थे वो हो गया। अब अगर हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो हमें पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीख लो। यह सुनकर रंजन दास की आंखें खुल गईं। तुम ठीक कहती हो, मैं ही बेटे के मोह में फंसा बैठा था। एक दिन तो ये सब छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है, तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कमल के फोन आने बंद हो गए।
कभी कभी त्योहार पर फोन कर लेता था। एक दिन राधिका ने कहा, बहुत दिन हो गए, यहाँ रहते रहते एक दिन अपने घर चलते हैं। मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देखकर चले आएंगे। वह अपनी गली, अपना मोहल्ला बहुत याद आती है। मेरी सहेली भी है, उससे मिलाएंगे। रंजन दास राधिक के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां ताला लगा था। राधिक अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। वह दोनों का बहुत स्वागत करती है, चाय नाश्ता करवाती है। देख राधिका, तू बहुत दिन बाद आई है, शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी तुझे जाने दूंगी। अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहेगी। चल बातें करते हैं, मैं तुझसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। तुझे नहीं पता, कमल ने तो तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही मकान बेच दिया। वह अब अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेकर रह रहा है। लेकिन मकान तो इनके नाम था, उसने कैसे बेच दिया? वो सब हो जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली होगी नकली। फिर जिसे बेचा है वह बिल्डर है, उससे कोई पंगा ले नहीं सकता। रंजन दास ये सब बैठकर सुन रहे थे। वे सोच रहे थे, उनके बेटे ने उनके साथ ही धोखा किया। मेरी पत्नी कितनी दूरदर्शी है, जो सब पहले ही भांप गई। चलो राधिका, वापस चलते हैं और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से वृद्धा आश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता। एक छोटे से गांव में एक घर था जहां एक बहू और उसकी सास साथ में रहती थी। बहू का नाम था सुमन और सास का नाम था माया देवी। सुमन बहुत ही समझदार, शांतिप्रिय और संवेदनशील लड़की थी, जबकि माया देवी का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह हमेशा अपने बेटे राकेश और बहू सुमन को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने की कोशिश करती रहती थी। माया देवी का स्वभाव इतना तीव्र था कि वह छोटी छोटी बातों पर बहू से लड़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अगर सुमन कुछ नया करती तो माया देवी उसे उलझाने की कोशिश करती। अगर सुमन घर के कामों में थोड़ी सी भी लापरवाही करती तो माया देवी उसे जमकर ताने देती। तुमने ये काम ठीक से क्यों नहीं किया? या तुम्हारे पास समय की कमी है क्या? तुम काम सही तरीके से नहीं कर सकती हो क्या? जो सभी बातें सुमन के मन में एक चुभन छोड़ जाती। सुमन को यह सब बहुत बुरा लगता, लेकिन उसने कभी भी अपनी सास के साथ खुले तौर पर बात करने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा अपनी तरफ से घर के कामों को सही ढंग से करती ताकि सास को कोई शिकायत न हो। लेकिन माया देवी के ताने और उलाहनों से सुमन का मन बहुत दुखी हो जाता था। राकेश, जो सुमन का पति था, वह माया देवी के सामने कभी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लेता। उसे लगता था कि अगर वह अपनी माँ से कुछ कहेगा तो घर में झगड़ा बढ़ेगा और शांति नहीं रहेगी। वह सुमन से कहता, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। सुमन भी चुपचाप सब सहन करती रही, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी सास के साथ शांति से बैठकर बात करने का फैसला किया। वह दिन सुमन ने अपने मन में पूरी तरह निश्चय किया कि वह अपनी सास के आज साथ सीधी बात करेगी। एक सुबह जब माया देवी रसोई में चाय बना रही थी, सुमन ने उसे धीरे से आवाज दी, माँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? माया देवी ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है? आज अचानक क्या बात करना चाहती हो? सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपके ताने और उलाहनों से बहुत तकलीफ होती है। मैं समझती हूँ कि आप मेरे भले के लिए ही ऐसा करती हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचती हैं कि मेरे दिल पर क्या बीतती है? माया देवी ने कुछ पल चुप्पी साध ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुमन इतनी सधी हुई तरीके से अपनी बात रखेगी। सुमन ने आगे कहा, माँ, मैं भी घर की जिम्मेदारियां निभाती हूँ, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों को मिलकर निभानी चाहिए। जब आप मुझे ताने देती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रही हूँ। माया देवी को सुमन की बातें सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह हमेशा अपनी बहू को अपना मुकाबला मानती थी, लेकिन सुमन की समझ और धैर्य ने उसे सोचने पर मजबूर किया। माया देवी ने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी घर के कामों और बच्चों की परवरिश में ही बिता दी थी, और जब मैंने तुम्हें घर में देखा तो मुझे लगा कि तुम वही सब नहीं कर रही हो जो मैंने किया था।
लेकिन मैं अब समझती हूँ कि हर किसी की अपनी अलग शैली होती है। सुमन को खुशी हुई कि उसकी सास ने उसकी बात को समझा। सुमन ने कहा, माँ, आप जो कहती हैं वह आपकी सच्चाई है, लेकिन मैं भी अपनी अलग सोच रखती हूँ। आप मेरे लिए एक आदर्श हो और मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर घर का काम करें ताकि मैं भी आपका आदर कर सकूं और खुद को भी जिम्मेदार महसूस कर सकूं। माया देवी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सुमन से गले लगते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो सुमन। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। आज से मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें ताने देने के बजाय तुम्हारा हौसला बढ़ाऊं। हम दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाएंगे और यह घर और भी सुखी होगा। उस दिन के बाद माया देवी और सुमन के रिश्ते में एक नई गर्मी आ गई। माया देवी ने सुमन को अपने साथ काम करने में सहयोग देना शुरू किया। वह अब उसे अपनी समस्याओं को समझाकर उसका मार्गदर्शन करने लगी। सुमन ने भी अपनी सास के अनुभवों का सम्मान किया और उनका आदर करते हुए घर के कामों को बेहतर तरीके से किया। कुछ महीने बाद राकेश ने देखा कि अब घर में शांति है। उसकी माँ और पत्नी के बीच अब कोई झगड़ा नहीं होता था। वह जानता था कि उसकी पत्नी सुमन की समझदारी और उसकी माँ माया देवी की सहानुभूति ने उनके रिश्ते को नया रूप दिया था। राकेश ने सुमन से कहा, तुम दोनों की समझदारी और आपसी प्यार ही इस घर की शांति का कारण है। सुमन और माया देवी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में अगर एक व्यक्ति अपनी समझदारी और धैर्य से सामने वाले की भावनाओं को समझे तो रिश्ते में प्यार और सम्मान की लहर दौड़ सकती है। कभी-कभी छोटी सी बात जैसे खुले दिल से बातचीत रिश्तों को सुधारने का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप भी किसी रिश्ते में संघर्ष का सामना कर रहे हैं तो कभी डरिए मत। समझदारी से, प्यार से और सहानुभूति से बात करें और देखिए कि रिश्ते में कितना बदलाव आता है।